नमस्कार। राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? भव्य महल, शानदार किले या फिर ऐतिहासिक युद्ध, है ना? लेकिन इन सबसे परे इस मिट्टी की असली धड़कन वहाँ के लोक नाट्यों में बसती है। आज के इस खास विश्लेषण में हम राजस्थान की इन बेहद रंग-बिरंगी और जीवंत पारंपरिक नाट्य कलाओं को करीब से जानेंगे और उन ऐतिहासिक तथ्यों में गोता लगाएंगे जो इन्हें इतना खास बनाते हैं। चलिए, इस दिलचस्प रंगमंचीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कि आज हम किन कलाओं पर बात करने वाले हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले है गवरी नाट्य, फिर ख्याल नाटक, रम्मत लोकनाट्य, तमाशा, नौटंकी और आखिर में स्वांग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गवरी नाट्य की, जिसकी जड़ें काफी प्राचीन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर लोक नाट्य होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मुख्य रूप से दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई एक कला है, जो पूरी तरह से मौखिक अभिनय पर टिकी होती है। मतलब इसकी कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती। ये कला स्थानीय परंपराओं के जरिए बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे ही आगे बढ़ती है। और सच मानिए, यही बात इसे इतना असली और प्रामाणिक बनाती है। अब गवरी नाटक को ही ले लीजिए। ये बहुत ही दिलचस्प है कि इसे मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के पुरुषों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इसकी पूरी कहानी भगवान शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा के इर्द गिर्द घूमती है। इसे मेरू लोक नाट्य भी कहा जाता है। ये शिव और पार्वती की कथा का एक ऐसा जीवंत रूप है जिसे पूरा का पूरा समुदाय मिलकर सेलिब्रेट करता है। और इसकी प्रक्रिया सुनकर तो वाकई हैरानी होती है। ये अनुष्ठान रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन शुरू हो जाता है, और पता है, इसके बाद लगातार 40 दिनों तक इसे केवल दिन के समय ही प्रदर्शित किया जाता है। पूरे 40वें दिन जाकर इस विशाल अनुष्ठान का समापन होता है, जब भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों को एक पवित्र जलाशय में विसर्जित किया जाता है। इस खास रस्म को गलावन कहते हैं। अब आते हैं हमारी लिस्ट के दूसरे नाम पर, ख्याल नाटक, जो अपने संगीतमय अंदाज के लिए जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई इस कला के ढांचे को समझना काफी मजेदार है। इसमें जो नाटक होता है उसे खेल कहते हैं, जो कहानी को पिरोता है और आगे बढ़ाता है उसे हलकारा यानी सूत्रधार कहा जाता है। जो कलाकार इसमें परफॉर्म करते हैं वो खिलाड़ी कहलाते हैं, और जिस दल या अखाड़े के तहत ये सब होता है उसके मुखिया को उस्ताद कहते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मंडली होती है ये। ख्याल का एक बहुत ही खास रूप है तुर्रा कलंगी ख्याल। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के चंदेरी से हुई थी, और ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक बेहतरीन मिसाल है। कैसे? दरअसल तुर्रा भगवान शिव का प्रतीक है, जिसे हिंदू संत तुकनगीर ने शुरू किया था। वहीं कलंगी देवी पार्वती का प्रतीक है, जिसे मुस्लिम संत शाह अली ने शुरू किया। सोचिए, इन दोनों अखाड़ों के बीच जब मंच पर काव्यात्मक मुकाबला होता होगा तो माहौल कितना जबरदस्त होता होगा। ख्याल के अलग अलग इलाकों में नियम भी बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे लक्ष्मीराम जी द्वारा शुरू किए गए ओपेरा स्टाइल वाले कुचामणी ख्याल में महिलाओं का रोल सिर्फ पुरुष ही निभाते हैं। लेकिन इसके एकदम उलट जयपुरी ख्याल में महिलाओं का किरदार असल में महिलाएं ही निभाती हैं। इसी तरह चिरावा इलाके का शेखावाटी ख्याल भी है, जो अपने एकदम अलग गाने के अंदाज और वाद्य यंत्रों के लिए बहुत फेमस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे लोकनाट्य की तरफ, रम्मत, जिसका पूरा फोकस सामुदायिक सभाओं पर होता है। हालांकि रम्मत की शुरुआत मूल रूप से जैसलमेर में हुई थी, लेकिन आज के समय में इसका सबसे बड़ा हब बीकानेर है। बीकानेर की रम्मत की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि इसे पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर परफॉर्म किया जाता है। इन तख्तों को पाटा कहा जाता है। ये सब बिल्कुल खुले माहौल में होता है, जहाँ कलाकार और दर्शक एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि पूरी महफिल ही एक हो जाती है। रम्मत के इतिहास का एक किस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसलमेर के एक बहुत ही मशहूर कलाकार थे तेज कवि। उन्होंने स्वतंत्र बावनी नाम की एक रम्मत के जरिए अंग्रेजों की नीतियों का जमकर विरोध किया। जब ब्रिटिश कमिश्नर ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो खुद कमिश्नर के सामने पहुंच गए और ये क्रांतिकारी लाइन कही, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है न तेरे बाप का। यही नहीं, 1943 में उन्होंने अपनी ये रचना महात्मा गांधी को भेंट भी की थी। क्या गजब की हिम्मत थी। अब बात करते हैं चौथे रूप के, तमाशा लोकनाट्य, जिसे शाही संरक्षण में एक अलग ही पहचान मिली। तमाशा का जो सफर रहा है वो काफी अनोखा है।
असल में ये कला मूल रूप से महाराष्ट्र की है, लेकिन इसे राजस्थान के जयपुर तक लाने का पूरा क्रेडिट बंशीधर भट्ट को जाता है। जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के संरक्षण में ये कला खूब फली फूली। इसमें महाराष्ट्र के स्टाइल के साथ साथ जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का एक ऐसा सुंदर मिक्सचर देखने को मिलता है जो इसे एकदम यूनिक बना देता है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है नौटंकी नाटक, जो अपनी जबरदस्त एनर्जी के लिए जाना जाता है। नौटंकी को उसका नाम और वो धमाकेदार एनर्जी एक खास नंबर से मिलती है, और वो नंबर है 9। जी हाँ, इस लोक नाट्य में मुख्य रूप से ठीक 9 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। ढफली, शहनाई, सारंगी, ढोलक से लेकर हारमोनियम तक। जरा कल्पना कीजिए, जब इन 9 अलग-अलग उपकरणों की गूंज एक साथ हवा में उठती होगी तो माहौल में कैसी बिजली सी दौड़ जाती होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस से अपना सफर शुरू करके नौटंकी ने पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और डीग में बहुत गहरी जगह बना ली। डी के भूरीलाल जी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। वहीं जयप्रकाश चौधरी जी का नाम तो नौटंकी के जादूगर के रूप में मशहूर है। और अगर आधुनिक समय की बात करें तो ब्रज कोकिला के नाम से पहचाने जाने वाले रामदयाल शर्मा जी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें इस कला को सहेजने के लिए 2022 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और अब आते हैं हमारी आखिरी कला पर, स्वांग, यानी रूप धारण करने की अद्भुत कला। स्वांग का तो मतलब ही है रूप भरना या भेष बदलना। इसे बहुरूपिया कला भी कहते हैं। इसमें किसी बड़े मंच या बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। इसमें एक अकेला कलाकार अपनी वेशभूषा, अपनी आवाज और अपनी एक्टिंग को इतनी सफाई से बदलता है कि वो एक के बाद एक कई अलग अलग किरदार अकेले ही निभा ले जाता है। ये पूरी तरह से एक इंसान के व्यक्तिगत कौशल की चरम सीमा है। अब स्वांग कला की बात हो रही हो और जानकी लाल भांड जी का जिक्र न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भीलवाड़ा के रहने वाले जानकी लाल जी ने इस बहुरूपिया कला को राजस्थान के छोटे छोटे गांवों से निकालकर सीधे दुनिया भर के बड़े मंचों तक पहुंचा दिया। मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर इस शानदार कलाकार को उनकी जीवन भर की अतुलनीय सेवा के लिए 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वाकई बहुत गर्व की बात है। गवरी के 40 दिन के कड़े अनुष्ठान से लेकर स्वांग के अकेले बहुरूपिये तक, ये सफर वाकई कितना दिलचस्प रहा है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जरूर सामने आता है। आज के इस तेजी से बढ़ते दौर में, जब हर किसी की उंगलियों पर डिजिटल एंटरटेनमेंट है, तो क्या ये अखाड़े, ये पाटे और इन 9 वाद्य यंत्रों की गूंज अपनी वो पुरानी जगह कायम रख पाएगी? इन पारंपरिक कलाओं का भविष्य सिर्फ उन कलाकारों पर नहीं, बल्कि दर्शकों की उस आने वाली पीढ़ी पर भी निर्भर करता है जिसे इन कहानियों को आगे ले जाना है। इस विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।